अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 1950 में अगर मैं आपको 300 रुपये देता और आप इसे अपने बिस्तर के नीचे छुपा कर रखते 75 सालों तक, और आज अगर आप इसे 300 रुपये को बाहर निकाल करके इस्तेमाल करते तो इस 300 रुपये की जो वैल्यू है वो सिर्फ 3 रुपये 31 पैसे रह जाती 1950 के कंपैरिजन में। अगर समझ नहीं आया तो दूसरे एंगल से इसे समझाता हूँ। आज के दिन अगर आप को कुछ खरीदना है जिसका प्राइस 300 रुपये है, तो 1950 में इस चीज़ की जो प्राइस है 3 रुपये 31 पैसे होती, यानी आज के दिन के 300 रुपये 1950 के 3 रुपये 31 पैसे के बराबर है। दोस्तों, ये इन्फ्लेशन का कमाल है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जिससे साल बर साल सारी चीज़ें महंगी होती रहती हैं हम सब लोगों के लिए। क्यों होती है ये इन्फ्लेशन, इसके पीछे क्या वजह है और क्या रिलेशन है इन्फ्लेशन का इन इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ, हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। मैं आपको इस खतरनाक इन्फ्लेशन के बारे में समझाऊंगा। और सबसे पहले अहम सवाल यह है कि इन्फ्लेशन क्यों होती है, कौन इसे कर रहा है इन्फ्लेशन को। या तो हुकूमत में बैठे कुछ लोग अपनी मनमर्जी चलाकर चीज़ों की कीमतें बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इन्फ्लेशन के होने के पीछे कई वजूहात हैं। इस वीडियो में पहले सादा सी वजह बताना चाहूँगा। इन्फ्लेशन की सादा वजह इकोनॉमी का बूम होना। जब इकोनॉमी बूम होगी तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे आएंगे। जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे आएंगे तो इनके पास ज़्यादा पैसे होंगे अलग अलग चीज़ों में खर्च करने के लिए, यानी हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो जो बिजनेसेस है, कंपनी जो इन चीज़ों को बना रही हैं, वो देखेंगे कि हम चीज़ों के प्राइस बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि इतने लोग खरीदने वाले हैं। तो वो चीज़ों के प्राइस बढ़ा देंगे और इन्फ्लेशन हो जाएगी। इसको एक मिसाल के साथ अगर मैं समझाऊं तो इमेजिन करें, एक एयरप्लेन है, एयरप्लेन में 100 सीट्स हैं और 100 पैसेंजर्स को इस एयरप्लेन में जाना है, लेकिन इसमें 10 फर्स्ट क्लास सीट्स हैं और बाकी 90 इकोनॉमी क्लास की सीट हैं। अब जो पैसेंजर्स हैं, अगर आप इन सबको ज़्यादा पैसे दे दोगे तो सबको इतने पैसे दे दोगे कि सब के सब फर्स्ट क्लास सीट अफोर्ड कर पाएँ, तो सब फर्स्ट क्लास सीट पर जाना चाहेंगे। लेकिन सीट्स तो वहाँ पर 10 हैं, सारे के सारे तो फर्स्ट क्लास सीट पर जा नहीं सकते। तो होगा क्या इसके रिस्पॉन्स में दोस्तों, जो एयरलाइन है वो अपने फर्स्ट क्लास सीट्स के प्राइस और ऊपर बढ़ा देंगे, ताकि जिन लोगों के पास और ज़्यादा पैसे हैं वही लोग फर्स्ट क्लास इस्तेमाल कर पाए। तो बेसिकली एयरप्लेन के सीट के प्राइस में इन्फ्लेशन होगी। इस टाइप की इन्फ्लेशन को कहते हैं दोस्तों डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब डिमांड बढ़ती है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। दूसरा रीज़न है रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ना, अलग अलग बिजनेस रीज़न की वजह से। जैसे कि आपके गंदम चावल शायद महंगे हो गए एक ख़राब मौसम की वजह से, तेल का प्राइस बढ़ गया, या हुकूमत ने कोई नया टैक्स इम्पोज कर दिया किसी रीज़न पर, जिससे इसका प्राइस बढ़ गया। तो कंपनी जो प्रोडक्ट को बनाती हैं इन मटेरियल्स का इस्तेमाल करके इनको बनाना महंगा पड़ेगा, और प्रॉफिट में रहने के लिए इन कंपनीज को अपने प्राइस भी बढ़ाने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स के, जिससे कि इन्फ्लेशन होगी। इस इन्फ्लेशन को कहते हैं दोस्तों कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरा रीज़न है दोस्तों, जब कंपनियां और हुकूमतें अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाना चाहती हैं तो इन्हें अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने पड़ते हैं ताकि वो मुनाफा में रहें। इस बात को वेज पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके कई और रीज़न्स भी हो सकते हैं। अगर पूरे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी लो लेवल पर है तो कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम होता है, और अगर एम्प्लॉय को रिप्लेस नहीं किया जाएगा तो एम्प्लॉय की तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी और ये फिर से इन्फ्लेशन ट्रिगर कर देता है। और फाइनली चौथा रीज़न है दोस्तों डिप्रिसिएशन। ये कई रीज़न की वजह से हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है हुकूमत की तरफ से ज़्यादा नोट्स प्रिंट किया जाना, जिससे करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर दे, और ये बड़ा ख़तरनाक रीज़न है दोस्तों। इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन ट्रिगर हो सकता है, जो कि 2020 में वेनेजुएला में हो रहा था और एक टाइम पर 2008 में जिम्बाब्वे में हुआ था। किसी मुल्क में अगर 10% इन्फ्लेशन रेट भी पहुंच जाए तो लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है।
लेकिन हमारे मुल्क ने तो पिछले 5-6 सालों में 10% से ऊपर ही देखी है। वेनेजुएला में 2016 और 2019 के दरमियान जो इन्फ्लेशन रेट था वो 5 करोड़ और % से ज़्यादा बढ़ रहा था, और इतनी तेज़ी से जिम्बाब्वे की करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर रही थी कि इस वक्त के 2008 के अराउंड की हुकूमत ने $1 मिलियन के नोट भी छापना शुरू कर दिए, $1 बिलियन के नोट भी छापने शुरू कर दिए, और एक $1 ट्रिलियन का भी नोट था जिम्बाब्वे एंड डॉलर्स में। और इस $1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर की कीमत पता है क्या थी? सिर्फ $1। इस हद तक वैल्यू लूज कर सकता है पैसा एक हाइपर इन्फ्लेशन के केस में। लेकिन ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी फ्यूचर में इस पर वीडियो बनाऊंगा। इसके पीछे कई पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं इकोनॉमिक्स को छोड़कर। जैसा कि 2020 में ज़्यादातर कंट्रीज का इन्फ्लेशन रेट नीचे जा रहा था। ज़रा सोच कर देखें ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो लॉकडाउन लगाए गए थे दुनिया भर में, इसकी वजह से डिमांड नीचे आ गई, लोग सामान कम खरीद रहे थे, लोग ट्रैवल पर कम जा रहे थे, लोगों के बिजनेस बंद हो गए थे, तो लोगों के पास पैसा भी नहीं था खर्च करने के लिए। ओवरऑल जो डिमांड कम हो गई थी, और जो पहली रीज़न मैंने आपको बताया था डिमांड पुल का, इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा था। डिमांड कम हो रही थी तो इन्फ्लेशन भी नीचे जा रही थी, तो इसके रिस्पॉन्स में कुछ कंट्रीज ने लोगों को कैश ट्रांसफ़र किया इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है आपके सामने रखना चाहूँगा, क्या इन्फ्लेशन ज़रूरी है? क्या होगा दोस्तों अगर 0% इन्फ्लेशन होगी? तो आप ऊपर से सोचेंगे तो आपको लगेगा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ होगी, चीज़ें महंगी नहीं हो रही हैं तो हमारे लिए अच्छा है, हम सस्ते में अफोर्ड कर पाएंगे, ज़्यादा पैसे सेव अप कर पाएंगे। पैसे को अगर हम सेव अप करके रखेंगे तो ओवर द टाइम पैसे की वैल्यू भी इससे कम नहीं होगी, तो ये भी अच्छी चीज़ होगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप थोड़ा डीपली सोचें दोस्तों, जो मैंने आपको रीजन बताए थे कि इन्फ्लेशन क्यों होती है, तो आपको देखने में लगेगा कि 0% इन्फ्लेशन एक्चुअली में अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंपनीज आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगी, आपकी सैलरी कांस्टेंट रहेगी, और क्योंकि सैलरी कभी नीचे नहीं जा सकती, इसलिए इन जनरल इन्फ्लेशन हमेशा पॉजिटिव में रहती है। और तीसरा एक और भी रीज़न है, अगर डिफ्लेशन हो रही होगी, चीज़ों के प्राइस साल भर साल कम हुए जा आ रहे होंगे, तो लोग पैसे स्पेंड नहीं करना चाहेंगे। लोग सोचेंगे कि पैसे को बचा कर रखते हैं, हमारे पैसे यहाँ सेव अप रखे हैं, पैसे की वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है, और जो चीज़ें हमें खरीदनी हैं इसे हम 5 साल डिफ्लेशन होती रही तो 5 साल बाद वो चीज़ें ज़्यादा सस्ती मिलेंगी, तो हम 5 साल बाद खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे। इससे ओवरऑल जो लोगों की स्पेंडिंग होती है वो कम हो जाएगी। स्पेंडिंग कम होगी तो बिजनेस लॉस में जाने लगेंगे, बिजनेस लॉस में जाने लगेंगे तो लोगों की जॉब लॉस होने लगेगी, इससे बेरोजगारी बढ़ने लगेगी, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई के दरमियान एक इन्वर्स रिलेशन होता है। फ्लिप पर दिखाता है कि कैसे महंगाई और बेरोजगारी में एक उल्टा रिलेशन होता है। अगर मैशियत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी कम होगी। ये इंटरेस्टिंग रिलेशन है, आप पैसे नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन ये होता है दोस्तों। लेकिन इस ग्राफ की कुछ एक्सट्रीम लिमिट होती हैं जहाँ पर ये ग्राफ वैलिड नहीं होता। यहाँ पर कम इन्फ्लेशन भी बुरी चीज़ है, क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन का एक ऑप्टिमम लेवल क्या है जो एक मुल्क को रखना चाहिए? डेवलप कंट्रीज़ के लिए ये दोस्तों 2% है, और डेवलप कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स और हुकूमतों ने फैसला किया है कि ये हमें 2% के अराउंड इन्फ्लेशन को मेंटेन करना होता है, और अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे, और कम हो जाता है तो इसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के लिए रेट है दोस्तों 4%, प्लस माइनस 2% का मार्जिन है, तो 2 से 6% के बीच में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट रहे तो वो एक अच्छा इन्फ्लेशन रेट होता है, जिससे जो प्राइस है वो स्टेबल रहती हैं और इनसे अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल भी कम से कम रहते हैं। अब अगर एक हुकूमत इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है? इसे
इसके कई तरीके हो सकते हैं दोस्तों। वैसे तो एक कंट्री का सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए, और पाकिस्तान के केस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो इस इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करता है अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाकर या कम कर। स्टेटमेंट अगर अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगा तो कम बैंक लोन लेना पसंद करेंगे और वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, जिससे कम लोग लोन लेना चाहेंगे, जिससे कम पैसा सर्कुलेशन में आएगा, और ऐसा होगा तो इन्फ्लेशन नीचे जाएगी। और अगर स्टेट बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा तो ज़्यादा लोग लोन लेना चाहेंगे इनडायरेक्ट थ्रू दी अदर बैंक को, ओके, और इससे इन्फ्लेशन ऊपर जाने लगेगी। तो इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर नीचे करके इन्फ्लेशन कंट्रोल करी जा सकती है। लेकिन और भी कुछ तरीके हैं। ज़्यादा नोट्स प्रिंट करके भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करी जा सकती है। ज़्यादा नोट्स प्रिंट होंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और हुकूमत की तरफ से इन्फ्लेशन कंट्रोल करी जा सकती है ज़्यादा टैक्स लगाकर, जैसे मैंने शुरू के रीज़न में बताया है, या फिर हुकूमत ज़्यादा स्पेंडिंग करके या कम स्पेंडिंग करके भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। अगर मुल्क में इकॉनमी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी ऊपर जाएगी, और अगर इक्तसादी मेयार ना होगा तो एक रिसेशन होगा मुल्क में, तो इन्फ्लेशन भी नीचे जाएगी। अब ये चीज़ आम तौर पर होती है, सही है, लेकिन यही हमेशा नहीं होता। बहुत बार ये ऐसा भी होता है कि इकॉनमी नीचे जा रही है, मुल्क रिसेशन में जा रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है। इसे कहते हैं दोस्तों स्टैगफ्लेशन, और ये एक बहुत ही बेकार चीज़ होती है। और क्यों होता है, इसके पीछे वजूहात हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल, कंट्री के अंदर खुद रिसेशन है, लेकिन जो कॉस्ट पुश फैक्टर्स हैं, जो सेकंड रीज़न मैंने शुरू में बताया था इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे, मटेरियल की कास्ट बढ़ रही है, जैसे कि तेल का प्राइस बढ़ रहा है दुनिया भर में। तो आप जो तेल इंपोर्ट करते हैं, इससे तेल का प्राइस बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन कास्ट पुश फैक्टर्स की वजह से ऊपर जा रही है। लेकिन मुल्क के खुद के अंदर रिसेशन है। एक दूसरी साइड से भी एक एक्सेप्शन मौजूद है कि एक मुल्क में डिफ्लेशन हो रही है और इस मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की भी हो, और साथ साथ ऐसा हुआ था दोस्तों यूएस में 1870 से लेकर 1890 के दरमियान, इस पीरियड को कहा जाता है ग्रेट डिफ्लेशन। अराउंड 2% से हर साल चीज़ों की कीमतें कम हो जा रही थी, डिफ्लेशन हो रही थी, लेकिन इकॉनमी बूम हो रही थी, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे आ रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, बिजनेस के पास ज़्यादा पैसे आ रहे थे, और इसके पीछे रीज़न बताया जाता है प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। वो ऐसा टाइम था जब टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इतनी तेज़ी से हो रही थी, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी कि इसने कॉम्पनसेट कर दिया डिफ्लेशन होने को। अगर चाहे इन्फ्लेशन कितनी भी ज़रूरी हो पूरी दुनिया की मैशियत के लिए, लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी पर इसका क्या असर होता है, अगर इसके असरात पड़ आएंगे तो आपको क्या इससे फ़र्क पड़ेगा। तो इसका एक नेगेटिव ही असर कह सकते हैं आप। हम जो पैसा सेव करते हैं वो ओवर द टाइम वैल्यू लूज करता रहेगा, चीज़ों के प्राइस बढ़ते रहेंगे, महंगाई होती रहेगी। यही वजह है कि दोस्तों लोग अपने पैसे को कैश में बैठ के नीचे रखने की जगह अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गोल्ड खरीदते हैं। इससे क्योंकि ओवर द टाइम जो गोल्ड का प्राइस है वो और टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं कि पैसा जो कैश है इसकी वैल्यू कम होती रहती है और इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन गोल्ड की बढ़ती रहती है। कुछ लोग रियल एस्टेट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। अगर वीडियो आपको एजुकेशनल लगा हो, इंफॉर्मेशनल लगा हो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट्स में लिखकर आप बता सकते हैं कि कौन से फाइनेंशियल एजुकेशन के टॉपिक पे आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहेंगे।